आज है जी 19 नवंबर। अस्सलाम वालेकुम। तो 18 नवंबर से अपोस्टाइल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था और 19 नवंबर से अपोस्टाइल की अपॉइंटमेंट अभी बुक होना स्टार्ट हो जानी थी और ऐसा हो भी चुका है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब हमें चाहिए होंगे, अपोस्टाइल का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे और अपोस्टाइल किस किस को करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वर्क वालों को अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है और विजिट वीज़ा वालों को भी अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो फैमिली वाले हैं वही अपोस्टाइल करवाएंगे, लेकिन उसमें जिनकी पहले लीगलाइजेशन हो गई है उनको अपोस्टाइल करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपोस्टाइल जो है जिनके नहीं हुए हुए उनको करवाने की ज़रूरत है। जिनकी पहले से लीगलाइजेशन हो चुकी हुई है वो नॉर्मल जैसे पहले BLS से अपॉइंटमेंट बुक करते थे बिल्कुल वैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे। उनको मज़ीद इजाफी किसी भी कागज़ की या किसी भी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए जिनके पहले से लीगलाइज नहीं हुए हुए वो अब अपने अपोस्टाइल करवाएं, फैमिली वाले करवाएं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही है और उसी तरीके से हमने चलना है जैसे हम पहले अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन होती थी किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी भी अदारे के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक होती थी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। जो अगर आपका निकाहनामा नहीं से फिल नहीं है सही से, अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कोई मसला है, उन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। FRC, BRC, MRC और निकाहनामा उन लोगों को आपने चेक करके फिर ही आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन के बाद आपने जो है उसकी अपोस्टाइल करवानी है। अब अपोस्टाइल में ये है कि क्या हम ट्रांसलेशन पहले करवाएं बाद में करवाएं। देखें, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आप बाद में करवाएं वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने पहले भी करवा ली है तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी जो उसकी ट्रांसलेशन है वो क्योंकि अपोस्टाइल नहीं होगी, अब जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेंगे तो जो ट्रांसलेशन आप साथ लेके जाएंगे उसकी अलग से हमें फ़ीस देनी होगी, ठीक है। अब जो फ़ीस है वो कितनी होगी, फ़ीस का ये है कि देखें, जब पहले भी आप लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट देते थे तो सबकी फ़ीस सेम नहीं होती थी। पहली बात तो आपके मेंबर पे डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं, वो आपकी उस हिसाब से फ़ीस होती है। दूसरा ये कि पर डॉक्यूमेंट फ़ीस होती है, मतलब जिन लोगों के डिवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इस तरह के इजाफी डॉक्यूमेंट साथ होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जिनके मेन डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फिर सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन हर डॉक्यूमेंट की सेपरेट फ़ीस होती है। अब वो डॉक्यूमेंट की जो रेट लिस्ट है ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपोस्टाइल करवा लिए हैं तो उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी, लेकिन जो आपने ट्रांसलेशन करवाई हुई है उस ट्रांसलेशन की फ़ीस आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट के साथ देनी होगी, ठीक है। वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ये देखें ये ट्रांसलेशन फ़ीस लिखी हुई है, तो अगर आपका अकेला FRC है तो उस FRC की आप ट्रांसलेशन फ़ीस देंगे, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है आप उसकी फ़ीस देंगे, तो इस हिसाब से आपने देनी है। बाकी जो आपकी नॉर्मल वीज़ा फ़ीस होगी वो आप साथ देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी। अपॉइंटमेंट सेम क्राइटेरिया है, आपको पता है BLS का पोर्टल, वहाँ से एक बंदे की अपॉइंटमेंट एक टाइम पे बुक होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर 3-4 हैं, 2 भी हैं, तो भी आप अलग-अलग अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और अलग-अलग अपॉइंटमेंट बुक करने से कोई मसला नहीं होता। एक टाइम में एक बंदे के डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, फिर उसमें मसला ये आता है कि हमारा FRC और निकाहनामा तो सबका वही होता है, तो वो जो एक बंदे के पहले जमा होते हैं उसमें वो ले लेते हैं। फिर आप उनको बताओगे कि दूसरे की इतने दिनों बाद अपॉइंटमेंट है, वो दूसरे के वक्त उससे वो वाले डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। तो सेम ही क्राइटेरिया है। जिनके ऑलरेडी लीगलाइज हो गए हुए हैं उन्होंने लीगलाइज उसी तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट BLS से के पोर्टल से ले लेनी है, उन्होंने अपोस्टाइल नहीं करवाने। अब यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आपका वही लॉन्ग जो स्टे जो हम फॉर्म फिल करते थे अपना, वो वीज़ा फॉर्म D, वो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं आपको मिल जाता है और वैसे आप उसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपने फिल करना है। फिर उसके बाद जो आ जाता है साइन पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है साइन किया हुआ वो, ठीक है, और 1.5 साल तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो है वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स उसमें आ जाते हैं। उसमें जो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जब आप मतलब पेरेंट्स वगैरह एक दूसरे को बुलाते हैं, वो अब आप आपका ये है कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट मतलब लीगलाइज करवाने हैं, हमें कैसे पता चलेगा। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आपने ये देखें, ये जब मैं आपको ये सारी चीज़ें तफसील से बताऊंगी तो आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, आपने अपने केस के हिसाब से देख लेना है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब पेरेंट्स में से एक पेरेंट इटली में होता है, एक पाकिस्तान में होता है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर एफिडेविट स्टैम्प करवाना होता है। मतलब जो अकेली मदर यहाँ पे हैं, फादर उधर हैं, वो लेटर लिख के देंगे कि मुझे कोई मसला नहीं है बच्चे के ट्रैवल करने से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी मतलब फादर मदर दोनों इटली में है, बच्चे ने अकेले ट्रैवल करना है या बच्चे के साथ कोई गार्डियन है, तो वो उसके लिए वो करेंगे, वो मतलब लेटर साइन करके देंगे। अगर आपने अडॉप्ट किया हुआ है बच्चा तो फिर आपको कोर्ट डिग्री चाहिए होगी। अगर आपने डिवोर्स ली हुई है तो वो डिवोर्स की जो आपकी डिग्री है उसके ऊपर नोटरी की स्टैंप होनी चाहिए, और फिर आपने उसको जो है कोर्ट डिग्री को उसको भी अपोस्टाइल करवाना है। ये आपके वो इजाफी डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने अपोस्टाइल करवाना है। ये आपने खुद देखना है कि आपका केस क्या है और उस केस के हिसाब से आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स को बुला रहे हैं, बच्चा पेरेंट्स को बुला रहा है, तो फिर उसके लिए सबकी वो जो है वो चाहिए होती हैं। अगर किसी की डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बहन भाइयों में से भी चाहे किसी की हुई हो। और अगर आपने दूसरे बहन भाइयों की इजाज़तनामा भी साथ अटैच करना होता है, इसकी हम तफसील नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं जनरल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो सबने जमा कराने होते हैं। उसमें आपका वही लॉन्ग स्टे फॉर्म आ जाता है, पासपोर्ट आ जाता है, 1.5 साल तक वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट पर जो आपका सर कवर नहीं होना चाहिए, और पासपोर्ट के पहले 2 पेजेस की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, और पासपोर्ट के ऊपर साइन भी कर लें, ठीक है। साइन के बगैर पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होती, साइन करके लेके जाएं। दूसरी बात ये कि आपने 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर साथ लेके जानी है, तस्वीरें पासपोर्ट साइज़, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड यानी कि जो तस्वीर का पिछला हिस्सा होता है वो सफ़ेद होना चाहिए, उसमें आपका सर कवर नहीं होना चाहिए, दुपट्टा नहीं होना चाहिए, कान नज़र आने चाहिए, और फ्रंट से आपकी पिक्चर हो। मतलब ऐसे ना हो कि आप एक साइड पे देख रहे हैं या उधर बिल्कुल एक सामने वाली जो है ना, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है नोला ओस्ता सॉफ्ट कॉपी वीज़ा फ़ी। नोला ओस्ता लोग हमसे पूछते हैं कि हम ओरिजिनल मंगवाएं या कॉपी। देखें, जो नोला ओस्ता होता है ओरिजिनल वही होता है। आप उसको उस पीडीएफ को जितनी दफ़ा प्रिंट करा लो वो ओरिजिनल ही होता है, वो पीडीएफ ही होता है। एम्बेसी आपको पीडीएफ की फॉर्म में ही देती है, आपने उसको प्रिंट ही करना है। बाकी जो ओरिजिनल जो मतलब जो आप कहते हैं वो एम्बेसी को, जब आपका इटली से इशू होता है, वो एम्बेसी को ऑटोमेटिकली एम्बेसी को ईमेल कर देती है इटालियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब वो बाय हैंड मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। जो पीडीएफ आपको जिसने आपका निकलवाया है वो आपको पीडीएफ सेंड करेगा, आप उसकी प्रिंट निकलवा लें, वो ओरिजिनल ही है, ठीक है। वीज़ा फ़ी जो हम पहले वीज़ा फ़ी जमा कराते हैं वही वीज़ा फ़ी है, उसके अलावा मतलब और कुछ नहीं है। ईयू नेशनल्स की वीज़ा फ़ी आजकल नहीं है वैसे मतलब काफ़ी अरसे से नहीं है, बाकी सजोर वालों की वीज़ा फ़ीस है। फिर उन्होंने कहा कि आईडी डॉक्यूमेंट इशूड बाय नादरा, जो नादरा ने आपको शनाख्ती कार्ड इशू किया हुआ है वो आपको चाहिए, अपना भी चाहिए, और जिसने आपको बुलाया उसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि कंप्लीट सेट ऑफ कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो अपोस्टाइल हुए हों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उनकी रिक्वायरमेंट वो आपको पता है, जिस तरीके से मतलब कोरियर करवा के आपने करने हैं, तो वो लीगली अपोस्टाइल होने चाहिए, और उसकी एक कॉपी भी लेके जानी, मतलब ओरिजिनल भी सारे, और उनकी एक सेट की कॉपी भी बना लेनी है, ठीक है। तो वो आपने साथ लेके जाना है जब आपकी वीज़े की अपॉइंटमेंट हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर पेरेंट्स को बच्चा कोई बुला रहा है तो उसके क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब आप अपने माँ बाप को बुला रहे हैं और आप खुद इधर इटली में हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पे सिर्फ माँ का जिक्र नहीं होना चाहिए या बाप का नहीं, दोनों माँ और बाप दोनों का जिक्र होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट उस बंदे का या उस बंदी का जो बुला रहा है, ठीक है, जो इटली में। फिर एफआरसी आ जाता है, एफआरसी में भी आपका पेरेंट्स के साथ एफआरसी होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है डिपेंडेंसी एफिडेविट। डिपेंडेंसी एफिडेविट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। इसमें आपके जितने भी और बहन भाई हैं, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे गैर शादीशुदा है, चाहे साथ रहे हैं, चाहे इटली में रह रहे हैं, चाहे मुल्क से बाहर रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो चाहे शादीशुदा हैं, ठीक है, उन सब ने अपना डिपेंडेंसी जो एफिडेविट देना होता है कि हमारा जो है ना जो बहन भाई इसको बुला रहा है हमें कोई एतराज़ नहीं है और ये इनको बुला सकता है,
और हम इस चीज़ पे राज़ी हैं और हम इनका ख़र्चा नहीं उठा रहे। ये हमारे इसी बहन भाई जो भी बुला रहा है उस पर डिपेंडेंट हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। ये आपने स्टाम्प पेपर पे लिख के स्टैम्प वगैरह करनी होती है, ये सारे बहन भाइयों ने जमा करवाना है, चाहे वो कोई कहीं भी रह रहा हो, ठीक है। फिर आपने ये भी शो करवाना है कि हमारी ये जो हमारे माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, इनकी कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, इनको कोई पेंशन नहीं आ रही, इनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, किसी चीज़ का इनको रेंट नहीं आ रहा। मतलब ये कि आपने 100% यही शो करवाना है कि वो हम पे ही टोटली डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि दी इनवाइटिंग पर्सन आल्सो सबमिट द प्रूफ ऑफ फंड ट्रांसफ़र, मतलब जो इनवाइटिंग पर्सन जो बुला रहा है वो जो उनको ख़र्चे के पैसे भेजता रहा है, एक्सपेंसेस के जो भी मतलब उनको पैसे भेजता रहा है, उसकी रसीदें भी हम चेक करेंगे, वो भी होनी चाहिए, और उसके भी एफिडेविट होना चाहिए। और सारे जितने भी बहन भाई हैं वो सब अपना जो है ना वो एफिडेविट देंगे, ठीक है। तो ये जो जब आपकी इंक्वायरी होती है ना तो वो चेक करते हैं ख़ास तौर पे सजोर वालों की कि उनके नाम कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, कोई बहन भाई उनके पास है जो उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको कहीं का रेंट तो नहीं आ रहा, तो इस बेस पे वो फिर रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो EU नेशनल्स की थोड़ी जो है वो कम रिजेक्शन होती है, बाकी ये है कि सजोर वालों की अक्सर बेशतर हो जाती होती है, ठीक है। तो इस तरह का ये पेरेंट्स के लिए लाजमी है। बाकी हम चलते हैं सपोज की तरफ। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ को बुला रहा है और या वाइफ हस्बैंड को बुला रही है, बच्चा कोई नहीं है साथ, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ को बुला रहा है या वाइफ हस्बैंड को बुला रही है, फिर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फिर हमें चाहिए होता है मैरिज सर्टिफिकेट, हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर निकाह नामा जो हमारा निकाह मतलब हुआ होता है निकाह नामा, और प्रूफ ऑफ डिवोर्स। अगर इन केस आपकी दूसरी शादी है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए है। वो डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको अदालत की तरफ से होना चाहिए, उसके ऊपर नोटरी की स्टैंप होनी चाहिए और उसको भी आपने अपोस्टाइल करवाना है लास्ट में, ठीक है। फिर आ जाता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जिसने आपको बुलाया है उसका नहीं चाहिए है, जो जिसने जाना है, अगर वाइफ ने जाना है तो वाइफ का चाहिए, अगर हस्बैंड ने जाना है तो हस्बैंड का चाहिए, ठीक है। तो ये 4 मेन डॉक्यूमेंट है। अगर आपके साथ कोई बच्चा नहीं है, आप सिंगल वाइफ हैं या सिंगल हस्बैंड है, ठीक है। अगर आपके साथ बच्चा है तो फिर आपने वही निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट जो आपका है वो लेना है, और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, ये दोनों आपको यूनियन काउंसिल इशू कर देता है, आप उनसे ले सकते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मदर और फादर दोनों का होना चाहिए डिटेल्स ना, अकेले एक पेरेंट की नहीं होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि एडिशनल मतलब इजाफी डॉक्यूमेंट में हम DNA भी करवा सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बोर्न डेस्टिनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर उनको कोई किसी किस्म का शक हो तो वो DNA और जो है प्रूफ ऑफ पेरेंटहुड मतलब किसी भी किस्म का और प्रूफ भी मांग सकते हैं अगर उनको इन डॉक्यूमेंट में कोई डाउट या कोई खदशा या कोई मसला हुआ तो, ठीक है। फिर 16 नंबर पे आ जाता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस चाइल्ड इज़ नॉट अकम्पनीड बाय मदर और अदर पेरेंट। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर माँ पास नहीं है या बाप पास नहीं है, यानी कि माँ या बाप में से एक बंदा पास नहीं है, वट एवर द केस, फिर आपका जो भी केस है आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए है, जिसकी आपने उर्दू ट्रांसलेशन भी करवानी है। मतलब उसका ये है कि अगर इटली में उसका फादर है और मदर इधर है, ठीक है, उसने ट्रैवल करना है फादर के बगैर, तो जो फादर हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे और उसकी आपने ट्रांसलेशन भी करवानी है और उसको अपोस्टाइल भी करवाना है कि फ़ादर की रजामंदी से बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मदर इटली में है, फादर कर रहे हैं ट्रैवल है, फादर के साथ बच्चे कर रहे हैं, तो भी आपने यही सेम प्रोसीजर रखना है, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी एक परफॉर्मा जो है एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आ जाता है कि जो बच्चों को बुला रहा है, मतलब उनका फादर या मदर जो इटली में हैं, उनकी जो है वो रेजिडेंस कार्ड मतलब उनका परमिट ऑफ रेजिडेंस परमेसो दी सजोर्नो भी चाहिए है। फिर उनको जो कम्यूने ने PR दी वो है रेजिडेंस परमिट वो भी चाहिए, ठीक है। कम्यूने जैसे हमारा पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल है, वैसे इटली में जो यूनियन काउंसिल होता है उसको कम्यूने कहते हैं। जो कम्यूने की तरफ से उसका परमेसो दी सजोर्नो और रेजिडेंस परमिट जो है, ये दोनों चीज़ें चाहिए, इनकी फ़ोटो कापी, ओरिजिनली फ़ोटो कापी, ठीक है।
जो इटली में रह रहा है उसकी। इन केस ऑफ डिगेज पेरेंट ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोवाइडेड, मतलब अगर किसी माँ बाप में से किसी एक का इंतकाल हुआ है तो उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी अपोस्टाइल करवाएं, वो भी चाहिए होगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ अडॉप्शन ओनली द फॉर्मल डिग्री ऑफ द कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया है, तो बच्चा आपने किसी से लिया है, तो उसकी ओरिजिनल कोर्ट से डिग्री हमें चाहिए होगी। फॉर्मल मतलब जैसे आप मतलब ऐसे ही ज़ुबानी कलामी ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं होगा। आप हमें ओरिजिनल कोर्ट से दी गई डिग्री अपोस्टाइल करवाएंगे, वो चेक करवाएंगे, फिर ही आपका जो केस है ना वो नेक्स्ट चल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है रिलेटिव वगैरह का, ईयू का। तो ईयू की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है जी, हम ये पढ़ लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अपोस्टाइल होने चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अपोस्टाइल होने चाहिए तो जिनके लीगलाइज हुए हैं, जिनके लीगलाइज हुए हैं वो परेशान ना हो, वो अपने लीगलाइज ही लेके जाएंगे, लेकिन जिनके अपोस्टाइल हुए हैं ये उनके लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनको एज़ पर उनकी जो वीज़ा की नवीयत है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। इट इज़ हाईली रिकमेंड, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि टाइमली प्रोसीजर हो तमाम चीज़ों का, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट को हम कितनी अहमियत देखें, उसी हिसाब से उनको डील करें। फिर उन्होंने कहा है कि एम्बेसी के पास ये राइट रिजर्व है, एम्बेसी को ये इजाज़त है वो कभी भी आपसे कोई भी एडिशनल इजाफी कागजात मांग सकती है, जिस पर उसको शक हो या कोई भी मसला हो वो आपसे वो कागज़ मांग सकती है। फिर उन्होंने कहा कि फ़ेक डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई जमा करवाया तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। ये और फिर उन्होंने कहा है कि जब भी आप अपने कागजात जमा कराएंगे और उस पर आप वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं तो उसके ऊपर आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपका भी और जिसने आपका इटली में अप्लाई किया है जो आपको बुला रहा है उसका भी, ताकि अगर हमें रब्ता करने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर हो। फिर उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड सेट ऑफ कॉपीज ऑफ ओरिजिनल अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपने लेके जाने, लेकिन उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी साथ लेके जानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ओरिजिनल ले जाएं, फ़ोटो कॉपीज़ ना लेके जाएं, एक पूरे जो सेट है उसकी आपने फ़ोटो कॉपी भी करवा लेनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी लंबी वीडियो होगी और अभी भी कुछ कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेम वही तरीका है, सेम वही है, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइव सेशन इंशाल्लाह आज शाम को नहीं तो कल शाम को मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।